बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी यार, सोच के कोई नहीं बना रहा होता। अब तो पहले होता था मॉड्यूलर सिस्टम, पता होता था बच्चे ने एक मॉड्यूल पढ़ना है। अब बच्चा अपनी मर्जी के कम्बिनेशन बना रहा है, तो उस कम्बिनेशन को एंटरटेन करने के चक्कर में ना ये मल्टीपल टाइम क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए अब बच्चा इस वक्त अगर किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ा तो वो प्रॉब्लम में रहेगा। मैं दो कश्ती का सवार इस वक्त अब कामयाब नहीं रहता, मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि उन्होंने चेंज कर ली या इन्होंने चेंज कर ली, आपको प्रॉब्लम आ जानी है फ़ौरन। और फिर किसी एक बच्चे के लिए सोचा नहीं जाता कि यार ये देखो ना, एक बच्चा कह रहा है कि उसका प्रॉब्लम है कि उसने दूसरे कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया, एक जगह रहे, बेशक उधर चला जाए लेकिन एक जगह रहे। तो हाँ, अक्सर आप लोग कभी देखो तो अदनान साहब अक्सर जब एडवाइस कर रहे होते हैं ना बच्चों को, तो मैंने अक्सर उन्हें एडवाइस करते देखा है, बेटा आप इंट्रो का या वो काउंटिंग कहाँ से पढ़े? उन्होंने कहा जी फलां सर से कॉलेज में। तो उन्होंने कहा बेटा आप ये दूसरा सब्जेक्ट भी वहीं से पढ़ो, अपने आप को परेशान मत करो इधर आके। तो इस तरह की एडवाइस देती है कि मैंने कॉमनली अदनान साहब को सुना कि वो खुद कहते हैं कि बच्चा ना परेशान हो, ऐसा ना करो कि आप आ रहे हो इधर इधर पढ़ो, नहीं आप उधर ही पढ़ो अगर आप उधर पढ़ रहे हो तो, ताकि आप कंफर्टेबल रहो, एक ही टाइम स्लॉट में आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लास पढ़ो दूसरी पढ़ो घर जाओ, रादर देन आप घंटा वेट कर रहे हो, 1.5 घंटा वेट कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम। सो इस वजह मल्टीपल कम्बिनेशन स्टूडेंट्स के बन गए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कहता है मैंने फलां पेपर और फलां पेपर देना है, आप क्या कर लोगे? वो कहता है कैफ 1 और कैफ 4 देना है सपोज, या कैफ 1 कैफ 2 कैफ 4 देना है, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, हमने आर्बिट्रेटर के बारे में एक लास्ट कुछ बातें पढ़ ली हुई थी, बस उसको यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट करना है। एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि आर्बिट्रेटर ज़रूरी नहीं उसका नाम एग्रीमेंट में मौजूद हो, हम वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारे दरमियान, मेरे और मास के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आर्बिट्रेटर क्रिस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल तय करेंगे, ठीक है? उनका नाम डेजिग्नेट कौन करेगा? प्रिंसिपल कॉलेज के। अब प्रिंसिपल कोई एक पर्सन नहीं है, जो उस वक्त प्रेजेंट होगा वही प्रिंसिपल नॉमिनेट कर देगा। देखो इस वक्त अमजद साहब हैं, अमजद भट्टी साहब हैं, वो अगर ना हो, कोई और प्रिंसिपल हो, से रोटेट करके उमैर साहब आ जाते हैं प्रिंसिपल के तौर पे, तो उमैर साहब फिर उस टाइम पे प्रिंसिपल होंगे तो वो डेजिग्नेट करेंगे नेम। तो ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन अवेलेबल है। द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एग्री दैट आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय अ पर्सन डेजिग्नेटेड इन दी एग्रीमेंट। तो जिसको डेजिग्नेट किया हुआ है वो यूजुअली अपॉइंट कर देगा, आइदर बाय नेम, हम अमजद भट्टी साहब का नाम लिख दें, या होल्डर ऑफ एनी पोजीशन या ऑफिस, ठीक है? कि जो उनके ऑफिस का एड्रेस लिख दें कि लाइक प्रिंसिपल तय करेगा, लाइक दैट, ठीक है? एग्जांपल 5 प्लीज पढ़िए जल्दी से एक दफा। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हुई है, हम सिर्फ इसको गो थ्रू कर रहे हैं। एग्जांपल 5 प्लीज एक दफा डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लें, बेटियां भी पढ़ लें। जी मैं करवा देता हूँ बेटे, मैं करवा देता हूँ। मैंने मैसेज लेट पढ़ा था, उस टाइम पे मीडिया टीम जा चुकी थी शायद, इसलिए नहीं मैं करवा सका। आपको सैटरडे का लेक्चर अपलोड करवाना है? फ्राइडे सैटरडे, ओके, मैं करवा देता हूँ जी। एग्जाम्पल 5 होगी। अगली बात अथॉरिटी, अच्छा ये छोड़ के 1 मिनट में पहले पावर ऑफ आर्बिट्रेटर पे आ रहा हूँ। आर्बिट्रेटर के पास क्या क्या पावर मौजूद हैं? बेटा फैसला करवाने आया आप लोगों के दरमियान, तो क्या क्या पावर मौजूद है? टेक ओथ फ्रॉम द पार्टीज एंड विटनेसेस। अच्छा ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड द आर्बिट्रेटर या अंपायर शैल हैव पावर टू। इसका मतलब है थ्रू एन एग्रीमेंट यू कैन रिस्ट्रिक्ट द पावर्स एज वेल, थ्रू एन एग्रीमेंट। तो मैंने पहले भी कहा था मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है, आप जैसा मर्जी तय कर लें। तो कहता है टेक ऑथ फ्रॉम पार्टीज, पार्टी से हल्फ लेना, गवाह लेना, गवाही लेना, ठीक है? एंड विटनेसेस, मेक इंटेरोगेशन ऑफ द पार्टीज, जांच पड़ताल करना जिस तरह अदालत करती है। अदालत भी तो आप लोगों से क्या कर रही होती, क्या कर रही होती है? आप लोगों को इंटेरोगेट ही कर रही होती है, और क्या कर रही होती है? अच्छा जी, नेक्स्ट, स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था हल्का सा कि एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर मैं बात करूं तो आपको शायद मैंने बताया था कि आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस चीज को डिस्कस करता है? अगर अपील फाइल करते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील करता है, फैक्ट को डील नहीं करता। यानी कभी भी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ये नहीं देखोगे दोबारा से शुरू हो गया, सारे एविडेंस आने शुरू हो गए, गवाह मौजूद होने शुरू हो गए, गवाहियां चलनी शुरू हो गई और दोबारा से बयानात सुने गए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर अपील फाइल नहीं होती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, यानी अगर कोई एप्लीकेंट ये प्ली लेता है कि लिटरली लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लॉ की इंटरप्रिटेशन अच्छी नहीं की, ठीक है, या हमें मुनासिब नहीं लगी कि लॉ इंटरप्रेट अच्छे तरीके से नहीं हुआ, गलत फैसला सुनाया गया है, लॉ को प्लीज एक नजरसानी कर ले लॉ के ऊपर, प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ।
ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो अगर आर्बिट्रेटर को ऐसा प्रॉब्लम आए, हकाइक में नहीं, हकाइक के लिए रेफर नहीं करेगा, हाँ उसे लगता है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन जो है मैं इसको सही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, इसका खुलासा नहीं कर पा रहा, तो मुझे इसको रेफरेंस के लिए भेज देना चाहिए, तो फिर वो कोर्ट को रेफर कर देगा। अगर आपको याद हो पिछले दिनों मीडिया में एक खबर बड़ी गर्म थी कि जी प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। याद है आप लोगों को? वो पता नहीं कौन सा आर्टिकल नंबर, पता नहीं 7 या 63 कुछ इस तरह था, 6 आर्टिकल 6 की इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा होता है कई दफा कि ग्रे एरिया होता है लॉ में, उसके कई मतलब निकल रहे होते हैं, तो उसमें से किसी एक मतलब पे मुत्तफिक होना होता है, तो फिर यूजुअली आप रेफर कर देते हो। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आप रेफर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और मेक द अवॉर्ड कंडीशनल, ऐसा भी हो सकता है कोर्ट कोई कंडीशन भी इंपोज कर दे। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन कैसे इंपोज, जिस तरह अक्सर अदालत में भी आपको जब आपके हक में भी फैसला सुनाया जाए तो आप पे कुछ शराइत लगा दी जाती हैं कि आप ये काम करते रहेंगे, लाइक दैट। तो इस तरह की जब शराइत लागू हों तो वो आर्बिट्रेटर भी लगा सकता है, कंडीशनल अवार्ड दे सकता है कि आपको मिल तो रहा है रिवॉर्ड, लेकिन आप बदले में ये काम करते रहेंगे। करेक्ट एनी क्लरिकल मिस्टेक इन एन अवार्ड अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल एरर और ओमिशन। जनाब क्लरिकल मिस्टेक अगर कोई हो जाए तो उसकी करेक्शन कर सकते, यानी अपने डिसीजन के अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो उसकी एडिटिंग के लिए कोई मसले वाली बात नहीं, वो दोबारा से एडिट करने का राइट रखता है। इज दैट क्लियर? सो ये थे पावर्स, आर्बिट्रेटर की पावर्स। यहां तक समझ आ गया? तो आगे चलूं। अच्छा, हमने ये बात भी तय कर ली थी कि कोर्ट में चलते चलाते केस को कोर्ट से वापस लेकर हम लोग आर्बिट्रेटर के पास लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था ऐसा करने के लिए आपने किससे पहले पहले कर लेना मुकम्मल ये काम? फैसला होने से पहले पहले। ऐसा ना हो कि कोर्ट का फैसला आ गया, अगर कोर्ट का फैसला आ गया फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोर्ट के फैसले से पहले पहले अगर आप बाहर जाना चाहो तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों की रजामंदी के साथ आप कोर्ट को एप्लीकेशन दोगे कि जनाबे वाला हम आपसे फैसला नहीं चाहते, आप बहुत लटकाते हैं केस को, हम जाके आर्बिट्रेटर से फैसला कराना चाहते हैं। तो यस, कोर्ट आपको खुशी खुशी इजाजत दे देगा, आगे उतने इतने पेंडिंग केसेस हैं कि आपको खुशी से इजाजत देगा, जाओ मेरी जान छोड़ो। ठीक है? सो वेयर ऑल द पार्टीज इन अ सूट interested to refer the case to arbitration, they may apply in writing। तो आपको written देना होता है, तो मैंने जैसा कहा ना, आप writing में एक अपील करोगे to the court for an order at any time before judgment is pronounced। कि जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले पहले आप अपना केस रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 6 पढ़िए प्लीज। Example 6। मैंने कहा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर आपने खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कुछ लिस्ट में रिस्ट्रिक्शंस, तो वो फिर उसमें आर्बिट्रेटर की पावर वापस उससे वापस ले लोगे, फिर आर्बिट्रेटर के पास पावर नहीं है। लेजिटिमेट होनी चाहिए, कर सकते हो, दोनों तय कर लें अगर। जी डन। अगली बात, एक लास्ट छोटी सी बात है, एक लाइन बस है जो लास्ट रह गई है, बस वो उसके खत्म करते हैं उससे। अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर और अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट द लीव ऑफ द कोर्ट। देखो बेटा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड से वो वर्ड स्टार्ट कर रहा है, कहते हैं इन एन एग्रीमेंट, कौन सा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, द अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल नॉट बी रिवोक्ड। रिवोकेबल भाई वापस नहीं ली जा सकती, रिवोक नहीं की जा सकती, उसकी पावर खत्म नहीं की जा सकती उसकी पावर, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अनलेस के कोर्ट इजाजत दे दे। अदरवाइज आर्बिट्रेटर के पास जितनी पावर्स हैं वो रिवोकेबल नहीं है। यानी देखो ना, ये लीगल पोजीशन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक जज की पोजीशन है। तो क्या जज की पावर्स लिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड नहीं है। अगर आप आर्बिट्रेटर की पावर लिमिटेड करना चाहो थ्रू एन एग्रीमेंट तो क्या करना पड़ेगा? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट। मेरी बातें समझ आ रही हैं? यानी आप, अब मैंने सिर्फ ये बात समझाई लास्ट में कि आप एग्रीमेंट करके उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे अनलेस आपको कोर्ट परमिट करते। अदरवाइज उस लीगल पोजीशन की जितनी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करने का इख्तियार रखता है। ये बात समझ आई है?
अभी हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने कहा जब तक कोर्ट की इजाजत ना मिले, वरना नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर ये बात। चलो जी, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया। प्लीज क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने कल पढ़ के आने हैं और मुझसे डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। चलें जी, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एक दो दिन मैं सिर्फ नोट्स से डिस्कशन करूंगा, घर से पढ़ने के लिए कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ ये चाहूंगा कि आप ये नोट्स कलेक्ट कर लो, बेशक बाकी किए नहीं किए, या मुझे ग्रुप में एक मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये सिर्फ नोट्स पढ़ने घर जाके, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ टर्म से एक फेमिलियरिटी कलेक्ट करनी है। 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, सिर्फ और सिर्फ शायद हम लोग जितनी बातें कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी नोट्स तक महदूद रहेंगी, कहीं से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, रीडिंग मटेरियल कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही दफा जब पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाएगी अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हम चले जाएंगे रीडिंग मटेरियल की तरफ, ठीक है जी। चलो, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, तो सपोज अज्यूम करें आप जा रहे थे, लो जी मास साहब जा रहे थे, मास साहब को, अच्छा चलो यूं कर, बल्कि यूं स्टार्ट करता हूँ, कहूँ मेरे पास एक 100 रुपये है, ठीक है, गरीब इंसान हूँ, एक 100 रुपये है सर मेरे पास, मैं अगर किसी मार्केट जाऊँ तो मुझे एक अदद हाफ लीटर मिल जाएगी, हाँ हाफ लीटर, और 40 वाला चिप्स भी आ जाएगा, लो जी एक हाफ लीटर और एक 40 वाला चिप्स मुझे उस 100 रुपये के अंदर नसीब हो जाएगा। अच्छा, मैं उसे 100 रुपया दूँ दुकानदार को, तो दुकानदार मुझे उसमें वो दो चीज़ें यूज़ करने देगा, एक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, और एक लेस का चिप्स। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर नोट के अंदर, करेंसी नोट के अंदर कुछ राइट थे जो मेरे थे, जिनको मैं एक्सरसाइज कर सकता था, यानी वो राइट क्या है, एक लेस का चिप्स और एक बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक की। अगर अज्यूम करें मैं बड़ा खुशी खुशी जा रहा था नाचता हुआ 100 रुपये में, आज तो बोतल पीऊंगा बड़े अरसे के बाद, वो 100 रुपया गिर गया और माज को अल्लाह की जमीन से मिल गया। अब माज लेकर पहुंच जाएगा दुकानदार के पास, उसी शॉपकीपर के पास। अब वो चिप्स और बॉटल जो मैंने एंजॉय करना था, वो अब कौन एंजॉय करेगा, माज। अब क्या ऐसा होगा कि माज 100 रुपया पकड़ाएगा और फौरन से दुकानदार के पास, तेरे पास कैसे आया, शक्ल से तो नहीं लगता तेरा है, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्या कभी ऐसा होगा? इस तरह तो फिर जिन जिन को चोरी का माल मिलता है वो सारे पकड़े जाएं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर नोट के अंदर कुछ राइट्स थे, राइट्स क्या, वो भी बॉटल और चिप्स, कुछ राइट्स थे जो मेरे थे। वो नोट किसी और के पास पहुंचा तो राइट्स भी ट्रांसफर हो गए। अच्छा पहले बता दूं, करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए सबसे आसान एग्जांपल मुझे यही समझ आती है। सो वो राइट्स भी ट्रांसफर हो गए मास को। मास से कोई नहीं पूछेगा ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास कहां, ये पर्टिकुलर नोट तुम्हारे पास कहां से आया। वो कहेंगे जिसके पास है, जिसकी जेब से निकला है, उसी का है, उसी का राइट है। मेरी बात समझ आ रही हो? यही वजह है ना कि करेंसी नोट जिसके पास है उसी का राइट है। बात समझ आई ये वाली बात कि क्या? और जो ही नोट, अच्छा ये तो एक बड़ी थकी हुई सी एग्जांपल थी कि गिर गया नोट। अज्यूम करें ये 100 रुपया मैंने मास को दे दिया, ले ईदी तेरी। वो आप लोगों को तो पता नहीं, आप तो अमीर लोग हो, हमें तो 5-5 रुपए भी ईदी मिलती रही है, हम उस जमाने के हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इतना बुढ़ा तो हो ही गया हूँ मैं, हाँ सही है। सो सपोज अज्यूम समझा रहा हूँ कि सपोज इसको ईदी के तौर पे दे दिया वो 100 रुपया, तो खुशी से भी वो राइट ट्रांसफर हो गए। राइट का प्रॉब्लम ये नहीं है कि खुशी से गए हैं या जमीन से मिले हैं, राइट ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ राइट छुपे हुए हैं, और इंस्ट्रूमेंट अगर हैंड ओवर हो गया किसी दूसरे पर्सन को तो उसके साथ उसके जुड़े हुए राइट्स भी हैंड ओवर हो गए हैं। मेरी बात समझ आई है सबको? तो बेटा उस करेंसी नोट जिसका मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ राइट छुपे हुए हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हो इंस्ट्रूमेंट। और
जो ही वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता था बाय डिलीवरी, मैंने दे दिया या इसको जमीन से मिल गया थ्रू ऑटोमेटेड डिलीवरी, ठीक है, दोनों केसेस में जो ही वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर होता था राइट्स भी डिलीवर हो जाते थे। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर कुछ राइट्स एम्बेडेड हों और उसके ट्रांसफर होने से वो राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ट्रांसफरेबल ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ राइट्स। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ट्रांसफर होने से राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कह रहे हो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट मैंने साथ ही कहा, मैंने एग्जांपल के तौर पे करेंसी नोट का वर्ड लिया। करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है लॉ की नजर में। लॉ की नजर में क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में उसकी डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। करेंसी नोट उस 3 में शामिल नहीं होता। और वो क्या है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ट्रांसफर, जिनमें राइट्स छुपे हुए हैं बिल्कुल करेंसी नोट की तरह, और जो ही ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसमें छुपे हुए राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पढ़ने हैं, सॉरी ये पढ़ने यही है, ये पढ़नी 3 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में हमें ये 2 मिलेंगे, इन पे डिस्कशन मिलेगी, और चैप्टर 15 में हम सिर्फ और सिर्फ चेक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले कैफ 3 जब था, ये एक ही चैप्टर था, होना भी एक ही चैप्टर चाहिए, उन्होंने डराने के लिए तुम्हें इसके 2 चैप्टर बना दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह पार्टनरशिप भी एक ही चैप्टर था, डराने के लिए 3 बना दिए हैं, ठीक है। सो अब हम ये जो चैप्टर 14 पढ़ेंगे बेटे, वो चैप्टर 14 इससे डील करेगा, इन 2 से, इन्हीं 2 के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, पेपर कैसे आता है? पेपर इसी स्टेज पे बता देता हूं। पेपर 2 तरह से आता है। एक तो आपसे कभी कभी ड्राफ्टिंग करा लेता है और साथ में एक छोटा सा पार्ट आपसे थ्योरेटिकल पूछ लेता है, यानी इंस्ट्रूमेंट बना के दिखा दो। इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, एग्जामिनर कहता है इंफॉर्मेशन मेरे से लो, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर दिखा दो। चेक नहीं बनवाता, चेक नहीं बनवाता, ये 2 इंस्ट्रूमेंट बनवा के दिखा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, और समटाइम्स वो इन दोनों को छोड़ता है और चेक पे चला जाता है और चेक से एक केस स्टडी पूछ लेता है। सो कॉम्बिनेशन वो ऐसे बनाता है कि एक केस स्टडी और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये उसका पैटर्न है काफी अरसे से, और इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है वो। क्लियर? सो हम ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। क्लियर हो गया? चलो आगे चलता हूं। कुछ नहीं पढ़ना, बुक से कुछ नहीं पढ़ना, ना परेशान हो मैं क्या कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों ने जाके नोट्स को एक दफा दोबारा देख लेना और इन बातों को याद कर लेना दोबारा कि अच्छा ऐसी कोई बातें सर ने बोंगियां मारी थी जी। नहीं, क्या मतलब एक्सेप्शन नहीं? क्या मतलब? नहीं बेटा देखो, डेफिनेशन जो है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब है वो इंक्लूड करते हैं कि ये सिर्फ करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी कोई नहीं है, तो उसने खुद ही निकाल दिया। सो इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी कोई चीज जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। लो जी आगे चल रहा हूं। ले जी, लैला और मजनू मोहब्बत के फसानों में आज भी दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे बिलावल साहब और शेख रशीद साहब, ठीक है। हाँ वही समझ तो आ गया ना, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। चलो लो जी, इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल अब सीखने लगे हैं, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये होते क्या थे? देखो जरा थोड़ा सा बैक जाओ तो 1881 का एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। 1881 का, इतना पुराना, जहां पे शायद जबान की भी कीमत होती थी। आजकल तो लिख के भी दे दें तो कोई कीमत नहीं है। आजकल तो चेक दे के लोग बाद में पैसे नहीं देते, ऐसे ही है ना। सो है, सॉरी, हाँ। सो 1881 का जनाबे वाला एक्ट है ये। इसका मतलब है इतना पुराना है। ट्रेडिंग तो तब भी हो रही थी, ठीक है। उधार तो तब भी शायद चलते थे, लोग उधार तब भी लेते होंगे, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट्स का ख्याल किया, बाद में इवॉल्व हुआ है ना, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट की अब वैलिडिटी खत्म हो गई और अब ज़्यादा काम चल रहा होता है चेक्स के ऊपर, ठीक है। अब इसलिए ये 2 पहले इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसमें बहुत लिमिटेड यूज़ रह गया है, वो भी सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ है, वो भी इम्पोर्ट के केस में, वरना बिल ऑफ एक्सचेंज भी इस्तेमाल नहीं होता आम रूटीन में। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ से।
हाँ, मैंने जिस तरह कहा बिल ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होते हैं आज भी इंपोर्ट के केस में। जब आप एलसी ओपन करते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आपने सुना होगा कि आप जब इंपोर्ट करते हो माल, उस केस में इन्वॉल्व है, अदरवाइज उसका भी इस्तेमाल खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा। सो जरा मैं कहता हूँ मकसद क्या था, उधार लिया जाता था। जैसा फॉर एग्जांपल बिलावल ने गुड्स डिलीवर की शेख रशीद साहब को, तो ऑब्वियस बात है शेख रशीद साहब कौन है, डेटर, और बिलावल साहब क्या हुए, क्रेडिटर। शेख रशीद साहब एज यूजुअल पैसे नहीं है, जिस तरह वो आज भी कहते हैं मुल्क के पास पैसे नहीं है, तो उस दिन भी उनके पास गरीब इंसान थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा करें सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज अज्यूम करें, अच्छा मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डेट थोड़ी सी जरा एडवांस लिख दिया, माजरत, लेकिन जरा थोड़ा समझ लीजिएगा कि हम 1881 में है, तो इसको बेशक चेंज करके इस ईयर को 1881 कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैंने ज़रा 2022 लिख दिया हुआ। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट डेट है जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 अगस्त 2022, अज्यूमिंग दैट, और पेमेंट डेट मैंने लिखी है 31 अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने का उधार मांग लिया है शेख रशीद साहब ने। गुड्स डिलीवर हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट डेट के ऊपर, अगस्त के ऊपर, जबकि पेमेंट करेंगे 31 अक्टूबर के ऊपर। क्रेडिट पीरियड कितने महीने का है, 3 महीने का। इसका मतलब उधार की ट्रांजैक्शन तो उस जमाने में भी होती थी, लेकिन अब ये है ना कि देखो ये इन्होंने कहा होगा सर आपको पेमेंट तो कर दूंगा, बिलावल यार पेमेंट तो तुझे कर ही दूंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, तो 3 मंथ्स के बाद की पेमेंट कर दूंगा तुझे, ठीक है, 31 अक्टूबर पे तुझे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब है वो उधार मांग रहा है यहाँ पे 30, तो बिलावल हो सकता है ना उस जमाने में भी, मैंने कहा जैसे जबान की भी वैल्यू थी, लेकिन वो हो सकता है वो ये कह दे आगे से, आप ये वादा कर रहे हैं कि आप 3 महीने बाद दे देंगे, ये वादा लिख दें, लिख दें ये वादे को। आप कह रहे हैं, देखो मैं बिलावल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बिलावल ये कह रहा है शेख साहब आप लिख तो रहे हैं, आप कह तो रहे हैं कि 3 महीने बाद दे देंगे, ये बात आप लिख के दे दें मुझे, सिंपल प्रॉमिस, ये जो आप कर रहे हैं मेरे साथ कि 3 महीने बाद आप मुझे पे कर देंगे, इसको लिख के कर लें। तो शेख ने कोई मसला ही नहीं है, अभी बना देते हैं, ऐसा वादा लिख के कर लेते हैं। तो प्रॉमिस कर लेता हूं आपसे, तो प्रॉमिस अगर करूंगा तो जो नोट बनाऊंगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉमिसरी नोट। मैं लिख के प्रॉमिस कर लेता हूं आपके साथ। अच्छा चलो लिख के प्रॉमिस हो रहा है, जी जी, हाँ कह सकते हो उसे, यस इट्स अ प्रॉमिस, लेकिन उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच मत करो प्लीज, जैसे मैंने कहा ना हम उसमें बाइट नहीं जा रहे ना उससे। हाँ वो इज समथिंग डिफरेंट, जो टोकन मनी है ना, जो बयाना जिसे आप कह रहे हो, वो समथिंग डिफरेंट, उसे नेगोशिएबल के साथ मत लिंक करो, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो तो तुमने खा जाना है उसने अगर पैसे ना दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता, बयाना जब आप देते हो घर खरीदने के लिए और आप बाकी पैसे ना दो, तो वो बयाना क्या होगा, जब्त हो जाता है, वो कौन सा ट्रांसफरेबल है, तो उसे नेगोशिएबल मत करो प्लीज, उसके साथ लिंक मत करो। लो जी अब इंस्ट्रूमेंट बनाने लगा है शेख रशीद साहब, प्लीज शेख रशीद साहब जरा इंस्ट्रूमेंट है, टोकन मनी, टोकन मनी है, हाँ एग्जैक्ट, वो फॉरफिटेड का मतलब है जब्त करना, फॉरफिटेड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कहलाता है, डिपॉजिट को जब्त करना फॉरफिटेड डिपॉजिट कहलाता है, वो जो आपने टैक्स में पढ़ा होगा फॉरफिटेड डिपॉजिट, ऐसे ही है ना, वो टोकन मनी होती है ना, उसे टोकन मनी कहते हैं, एडवांस कहते हैं। अच्छा जी प्लीज वापस आते हैं हम अपनी केस स्टडी पे। शेख रशीद साहब इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे हैं, वादा लिख के करने लगे हैं, तो शेख रशीद साहब ने कहा आज ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, 1 अगस्त हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो 1 अगस्त को ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 महीने बाद, किस डेट से, इस डेट से, 3 महीने बाद इस डेट से, यानी कि क्या बनी फिर वो अगस्त, कौन सी डेट बनी, कौन सी डेट बनी, अक्टूबर, वही जो भी पढ़ी हमने, 31 अक्टूबर 2022, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें पे कर दूंगा, तो वादा क्या हो रहा है, लिख के हो रहा है, एक डेटर अपने क्रेडिटर से लिख के वादा कर रहा है कि वो वादा करता है कि वापस कर देगा। आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर बिलावल और हिज ऑर्डर, कल को ये आए, आप आए बिलावल साहब, या आपका कोई प्यादा आए मेरे पास पैसे लेने, किस तारीख को, 3 मंथ्स आफ्टर, 31 अक्टूबर को,
मैं उसको पे कर दूंगा। अ सम ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है। 50,000 ये मैंने इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू लिख दी। नीचे मैंने अपने साइन कर दिए, शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी से। ठीक है जी। और किनको दे रहे हैं? बिलावल को। वादा हो गया लिखकर, एक डेटर ने लिख के वादा कर लिया कि जनाब 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे टू यू और योर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 50,000। साइन कर दिए अपने, और जिसको पे करना है उसका नाम लिख दिया। द पर्सन हु इज मेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मेकर। The person who is making this instrument is called maker. And the person to whom payment is to be made on the maturity date, on 31st October, उसे कहते हैं maturity date. Maturity date यानी जिस दिन डेट ड्यू हो जाएगा, जिस दिन वो वादा पूरा करना है। So, मैं साथ साथ टर्म्स स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ, मैं बहुत सियाना हूँ, मैं सारी टर्म्स बताता जाऊंगा बीच बीच में से, तो जरा थोड़ा प्लीज ओपन माइंड के साथ आज इस चीजों को देखना है। सो वादा हो रहा है शेख रशीद साहब की तरफ से, द पर्सन हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मेकर, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड या हु इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट इज कॉल्ड पे। तो देखो डेटर वादा कर रहा है क्रेडिटर को, और जरा देखो द पर्सन हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मेकर। 31 अक्टूबर को पेमेंट किसने करनी है? मेकर नहीं करनी है। तो इसका मतलब है, इसको कह सकते हैं द पर्सन हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज हु इज लायबल टू पे ऑन मेच्योरिटी डेट, दैट इज 31st अक्टूबर 2022। इसका मतलब मेकर जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो बना भी रहा होता है और उसी ने पेमेंट भी करनी होती है मेच्योरिटी डेट के ऊपर। The person who is making the instrument and who is also liable to make the payment on the maturity date is called maker. और ये इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? promissory note. प्रॉमिस है ना, I promise to pay, तो इसको कहते हैं promissory note. अभी मैंने कोई टर्म नहीं सिखाई, बाकी सारी टर्म्स इधर ही बात करनी है, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, कहीं नहीं जा रहा, इसी पे रहूंगा अभी। सो अभी तक समझ आई चीजें? सो ऐसा वादा क्या कहला रहा है लिख के जो हो रहा है? प्रोमिसरी नोट। अ पर्सन, अ डेटर इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू हिज क्रेडिटर टू मेक अ पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द पर्सन हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मेकर और हु इज लायबल टू पे ऑन द मेच्योरिटी डेट, एंड द पर्सन टू whom the payment is to be made or the person who is going to receive the payment under the instrument on the maturity date is called payee. And this particular instrument is called promissory note. बेटा ये डेट डाली जाती है 1 अगस्त, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही होती है या जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा होता है, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन डेट। इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए देखो मैंने ऊपर लिखा भी होगा इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन डेट, जो मैंने पहले नहीं बोला था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की क्रिएशन डेट कहलाती है ये। जी बात समझ आई? और जिस दिन पेमेंट होनी होती है इस इंस्ट्रूमेंट में, उसे कहते हैं मेच्योरिटी डेट। तो इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी डेट। सो अब तुम्हारी मर्जी पे है। अच्छा, लफ्ज नोट जो है, ये वर्ड जो ये प्रोमिसरी नोट, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये लफ्जों का मोहताज नहीं है, लफ्ज जो मर्जी इस्तेमाल करो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 months आफ्टर डेट लिखने की बजाय लिख देता ऑन 31st अक्टूबर 2022, तो क्या कोई मसला था? नहीं, ये भी लिखा जा सकता था। तो तुम्हारी मर्जी है, ये वर्ड को मैं रिप्लेस कर देता इससे, ऑन 31st अक्टूबर 2022, एक ही बात थी, दोनों का मतलब सेम है। सो इट्स योर कॉल हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट कि जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल करे, वो 31 अक्टूबर का वर्ड इस्तेमाल कर ले, वो कोई डे का वर्ड इस्तेमाल, कोई स्पेसिफिक दिन इस्तेमाल कर ले, से ऑन 14th अगस्त, लाइक दैट, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस भी होती है ना 14 को, हाँ, ऑन इंडिपेंडेंस डे। नहीं, मुझे लगता नहीं ना अभी तक हम आजाद हैं, इसलिए मैंने कहा 14 ही होती है ना, हम मनाते तो है ना। ऑन
14 अगस्त ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी बड़ा क्लियर है हमें 14 अगस्त की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। सो आई प्रॉमिस टू पे, अच्छा क्या ये वर्ड लिखना जरूरी है, आई प्रॉमिस टू पे? नहीं, जरूरी नहीं है, प्रॉमिस का लफज जरूरी नहीं है, आप इसको चेंज करना चाहो लाइक यू कैन से क्या आई अंडरटेक टू पे, कोई मसले वाली बात नहीं, प्रॉमिस का लफज जरूरी नहीं है, इसेंस आनी चाहिए, मफहूम ऐसा निकलना चाहिए कि एक डेटर अपने क्रेडिटर से वादा कर रहा हो कि वो पे करेगा, वर्ड प्रॉमिस यूज होना जरूरी नहीं है। मैं यूं कह सकता हूं आई अंडरटेक माई लायबिलिटी एंड आई विल पे इट, आई अंडरटेक, अब अंडरटेक का वर्ड यूज किया मैंने, लेकिन मफहूम यही निकल रहा है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा, सो मेरी मर्जी है, वर्ड्स का हेर फेर मेरी मर्जी है, ठीक है। सो लॉ बाउंड नहीं करता कि आपने पहले 3 मंथ्स आफ्टर डेट ऐसे ही लिखना है, नहीं बाउंड करता, ये भी बाउंड नहीं करता कि आपने प्रॉमिस का वर्ड यूज करना है, आप प्रॉमिस के अलावा कोई और वर्ड यूज करें, लेकिन मतलब का मफहूम वही, या सॉरी उस स्टेटमेंट का मफहूम वही आना चाहिए। क्लियर होगी बात की ये भी? अच्छा, अब आगे वाली बात ये देखो, आई प्रॉमिस टू पे, अच्छा बाकी ये 50,000 रुपीज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, ये आप मेंशन कर देते हो डिस्क्रिप्टिवली भी और रिटर्न में भी, ये मेकर के साइन आ गए, जरूरी होते हैं सिग्नेचर करे अपने मेकर, और यहाँ पे उस पे ही का नाम। अब एक बात रह गई है सिर्फ, मिस्टर बिलावल और हिज ऑर्डर, क्या क्या हुआ बेटे, मुझसे पूछ लो क्या हुआ, क्या हुआ? तो फायदे कोई नहीं, फिर इंस्ट्रूमेंट देखो, अब एक बेटी ने क्वेश्चन छेड़ा तो चलो मैं बता भी देता हूँ, फिर देखो अगर इंस्ट्रूमेंट पे सिग्नेचर ना हो तो अभी इंस्ट्रूमेंट की टाइप नहीं पढ़ी हमने, नहीं इंस्ट्रूमेंट की भी टाइप नहीं पढ़ी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, वही डिस्कस करने लगे थे। आपका जो करेंसी नोट है उस पर साइन होते हैं, जब मैं 100 रुपये इसको देता हूँ नीचे साइन करके देता हूँ, नहीं, लेकिन फिर भी राइट ट्रांसफर हो जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की नौयत टाइप बदल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट रहे शायद लेकिन टाइप बदल जाएगी। लेकिन एक बात और भी है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहला सिग्नेचर ही नहीं है तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। हाँ अभी आगे वाली बातें पढ़नी है, ये इंडोर्समेंट वगैरह की बातें वो नहीं अभी पढ़ी हमने, पहला से इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, मैं ये वो बिल्कुल उसी तरह की बात होगी अगर बेटी कहूं कि मैं चेक इशू करूं और चेक पे साइन ना करूं, उस चेक की क्या वैलिडिटी है, मैं कहूं ये ले पकड़, 5 लाख ये ले तेरा, और नीचे साइन नहीं किया मैंने, तो कोई चेक का फायदा है? वो चेक क्या होगा, इनवैलिड, बैंक वाला क्या कहेगा, जाओ पहले साइन करा के लाओ, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो अगर मैं कहूँ ये इंस्ट्रूमेंट की ऐसी वैल्यू ही नहीं रहेगी, इनवैलिड हो जाएगा अगर साइन ना हुए इनिशियली, हाँ बाद में ना हो वो एक अलग कहानी है, एंडोर्समेंट नहीं पढ़ा ये भी मैंने, वो भी बात करते हैं एंडोर्समेंट क्या होती है, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा ना, ऐसे थोड़ी एक ही दफा बम फोड़ दूं। अच्छा 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पहले यहीं पे आता हूं वापस, उस पर बाद में जाता हूं, इंस्ट्रूमेंट की टाइप जरा देखने लगे बीच बीच में से। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, इसका मतलब है क्या इसकी पेमेंट आज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट तो 1 अगस्त पे बन रहा है, पेमेंट आज हो रही है, नहीं, कितने भी देर बाद हो रही है, फ्यूचर की पेमेंट है, आज नहीं हो रही, 3 महीने बाद होनी है इस पेमेंट ने। तो बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट, जिसकी पेमेंट आज ड्यू ना हो, फ्यूचर में ड्यू हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, प्रोमिसरी नोट को क्या कहेंगे, अगर पूछा जाए इंस्ट्रूमेंट की टाइप क्या है तो क्या कहेंगे, टाइम इंस्ट्रूमेंट। कि जनाब इसकी पेमेंट आज ड्यू नहीं है, मेकर इज नॉट लायबल टू पे राइट नाउ, मेकर इज लायबल टू पे आफ्टर 3 मंथ्स पीरियड। सो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, टाइम इंस्ट्रूमेंट। अच्छा इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी हो सकता है कि इसकी आज ही पेमेंट ड्यू हो, आज ही बने और आज ही ड्यू हो। जैसा बड़ी आसान एग्जांपल देता हूं, इस इंस्ट्रूमेंट में शायद आपका उतना माइंड ना वर्कआउट करे, चेक जो है, मैं आज कैश का चेक दे दूं, आज ही जाते हुए बंदा जाते हुए कैश नहीं करा लेगा, आसान लफ्ज से बोल रहा हूं, कैश का चेक, एक चेक दे दिया मैंने मास को, कैश का है, अकाउंट का चेक नहीं है, तो मास जाते हुए अपने बैंक से उसका कैश विड्रॉ कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ फिर, इसकी तो आज ही पेमेंट, आज ही इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और आज ही पेमेंट ले ली उसने, यानी आज ही मेकर ने बनाया और आज ही वो लायबल है पे करने के लिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अगर यहीं पे लिख देता
आज इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इस मकसद फौत हो जाएगा, उसकी वजह बताता हूँ यहाँ पे क्यों मकसद फौत हो जाएगा, अगर आप लोगों को समझ आए। आज अगस्त पे इंस्ट्रूमेंट बनाऊं और आज लिख दूं ऑन 1 अगस्त 2022 आई प्रॉमिस टू पे, इज इट मेक सेंस? कि क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट खेल रहा है। तू पैसे निकाल के दे से बेहतर है अगर तूने आज ही देनी है तो, क्योंकि अगर तू आज का बना के देगा तो वो अभी तुझे प्रेजेंट कर देगा। तू आज बनाएगा और वो तुझे अभी दे देगा। बिलावल को पकड़ाया आपने इंस्ट्रूमेंट, बिलावल ने कहा ये ले पकड़े आप ले पैसे दे, तो इंस्ट्रूमेंट का मकसद फौत हो जाता। बात समझ आ रही है? लेकिन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट डिमांड भी हो सकता है और टाइम भी, लेकिन चेक के केस में मकसद फौत नहीं हो रहा। चेक के केस में मैं इसको अभी दे रहा हूँ, ये अभी मैं बना भी रहा हूँ और अभी मैं लायबल भी हूँ। सो मेक, इसका मतलब मैं कंक्लूड करूं, अगर मेकर इंस्ट्रूमेंट बनाता है और उसी दिन लायबल है टू पे, तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑन द डिमांड ऑफ मिस्टर बिलावल। चेक में नहीं, इसी इंस्ट्रूमेंट को भी डिमांड कर सकते हैं हम लोग। मैं समझाता हूं कैसे। डिमांड का इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने क्या समझाया सिर्फ कि अगर आज बनाया है और आज ही पेमेंट ड्यू है तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सेंस खत्म हो जाएगी ना, फौत हो जाएगा मकसद, फिर क्रेडिट पीरियड कहां गया? ठीक है। और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? जिसमें आज बनाया है मेकर ने लेकिन लायबल है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ आई है? थोड़ी सी हजम हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा मैं अब समझाता हूं ये डिमांड कैसे हो जाएगा। बेटा अज्यूम करो बिलावल साहब ने, यही वाली एग्जांपल में शेख रशीद साहब ने वो इंस्ट्रूमेंट वादा लिखा और बिलावल साहब को हैंड ओवर कर दिया अपना वादा, ये लें, ठीक है। और वादा साहब सरकार वो लेकर चले गए। अब बिलावल साहब दोबारा कब तशरीफ लाएंगे पेमेंट लेने के लिए? 31 अक्टूबर को, 3 महीने बाद। तो अब मुझे बताइए 31 अक्टूबर के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि आज जो तारीख है और जो पेमेंट की डेट है वो दोनों सेम है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली क्या बन गया? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब एक और बात सिखा दी कि शुरू में इंस्ट्रूमेंट शायद टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जब वो वक्त मुद्दत जो मिली होती है, जो क्रेडिट पीरियड मिला होता है, वो खत्म हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद क्या बन जाता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसकी पेमेंट ड्यू हो गई है। ऑन डिमांड आज मांगेगा बिलावल, ऑन डिमांड ऑफ बिलावल, आज बिलावल मांगेगा, शेख रशीद को पे करना होगा। बेटा कभी नोट निकालो, 10 रुपए का ही निकाल लो जेब से, उस पर लिखा होता है हामले हाजा को वक्त पर अदा किया जाएगा। ऐसा है जी बेटा, जरा पढ़िएगा स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। यही स्टेटमेंट है, पढ़ लो, ऐसी बस एक स्टेटमेंट लिखी होती है उर्दू में। जी क्या स्टेटमेंट है जी? हामले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा, ऐसी लाइन लिखी नजर आ रही है। ये क्या है? हामले हाजा को वक्त पर, मुतालबे पर, डिमांड पर अदा किया जाएगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के हाथों में, आप डिमांड करते हो फौरन से पहले इसके बदले, बेशक 10 रुपए। देखो करेंसी नोट क्यों इशू हुआ? गोल्ड के एवज। तो स्टेट बैंक आपसे वादा कर रहा है कि जिस दिन आप मुझे शो करेंगे इसके बदले गोल्ड ले लीजिएगा। बेशक 10 रुपए का सिर्फ मैं आपको उस जगह से गुजार दूंगा, सूंघ लीजिएगा 10 रुपए पूरे, ठीक है। 10 रुपए का तो इतना ही बनता है, फिर अब तो दिखाएगा नहीं, सूंघ ले, वही मैं कह रहा हूँ, बस खुशबू कर ले आप ही क्या है, ठीक है। सो ये आप लोगों के हाथों में जो करेंसी नोट है, इनफैक्ट ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। स्टेट बैंक तुम लोगों को लिख के दे रहा है ऑन योर डिमांड आई प्रॉमिस टू पे, आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे। क्या? गोल्ड, सिंपल, गोल्ड पे करूंगा। सो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके आप पार्टी की डिमांड पे उसकी पेमेंट करोगे, मेकर पेमेंट करेगा। सो अभी जिस तरह आज तो नहीं मांगेगा बिलावल, लेकिन जब 31 अक्टूबर को आएगा, 31 अक्टूबर को, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करेगा, शेख साहब को दिखाएगा, सर ये वादा था, आपने लिख के दिया था 3 महीने पहले। हो सकता है शेर सी आगे से कि ऐसे कई वादे हमने किए और हम वादे तोड़ देने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। सो लेकिन वो जो 31 अक्टूबर है वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये बात समझ आई है, हजम हुई है? इसका मतलब है, मैं अब बस लास्ट टेक्निकल लाइन बोल दूं कि ऑन मैच्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली ऑटोमेटिकली विल बिकम अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जी बेटे क्वेश्चन था पीछे से। क्या क्या मतलब? तब भी वो कहता क्या? देखो बेटा अगर लिखा हुआ ना 3 months आफ्टर डेट, तो बिलावल अब 3 महीने से पहले नहीं मांग सकता।
हाँ उस दिन वो ऑटोमेटिकली डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन गया। हाँ अभी आपके हाथों में सारे हैं। हाँ ना मांगे, जो आप लोगों ने मांगा है करेंसी नोट के एवज गोल्ड, लाइबल तो वो है, लाइबल तो स्टेट बैंक है आपको गोल्ड देने पे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आप मांगते नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। लाइबल तो वो हैं, लिख के दिया हुआ उन्होंने, इसीलिए लिख के दिया हुआ इसलिए उन्होंने बेटा, वो सारे सोना है, सोने के एवज ही तो है, यही तो है, इसलिए तो करेंसी नोट एक रेशियो में इशू किया जाता है। तुमने पढ़ा होगा कहीं भी जमाने में, पीछे सोना पड़ा होता है, हमारे पास नहीं पड़ा हुआ लेकिन पड़ा होता है, यूजुअली रिजर्व रखे जाते हैं, उसके बाद उतने करेंसी नोट को इशू किया जाता है, लेकिन हमारे पास उतने रिजर्व भी नहीं है अब उतने, तो हमने कहा हम तो वैसे ही इशू करी जा रहे हैं। सो अब इसका मतलब है, इस पहले लफ्जों का मतलब है कि ये 3 लफ्ज इतने इंपॉर्टेंट है, ये 4 लफ्ज 3 मंथ्स आफ्टर डेट या ऑन 31 अक्टूबर, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें आपने चेंजेस की तो आप एक इंस्ट्रूमेंट को टाइम इंस्ट्रूमेंट बना देते हो या उस इंस्ट्रूमेंट को डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना देते हो। हाँ हमने कहा इस केस में नहीं बनेगा क्योंकि लॉजिकल नहीं लग रहा, फिर क्यों बना के दे रहे हो अगर तुमने अभी पेमेंट करनी है तो। बात समझ आई है कुछ पहले बड़ी बात। सो यस हम ये कंक्लूड कर लिया कि प्रोमिसरी नोट बनाना चाहो तो डिमांड भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है, लेकिन डिमांड वाला इतना फिजिबल लगता नहीं, समझ नहीं आती, सेंसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन इजाजत दोनों की है। सो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि प्रोमिसरी नोट मे बी अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, कैन बी क्रिएटेड लाइक अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट, इट्स योर कॉल आप यहां पे क्या लिखते हो। बात समझ आई। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा गन से नीचे रहते हैं, इधर हम ये भी लिख सकते थे 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये भी लिख सकते हैं ऑन 31 अक्टूबर, या ये भी लिख सकते थे 1 मंथ आफ्टर 14 अगस्त, ऐसे भी कर सकते हैं। वी आर वेरी स्पेसिफिक, 14 अगस्त से 1 महीने बाद, यानी आज हो सकता है 14 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट बन रहा हो तो 1 महीने बाद, मतलब 14 या 13 अगस्त को क्या होता है, सितंबर, 13 सितंबर को, ठीक है। अच्छा सो इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज टाइम इंस्ट्रूमेंट, और ये रेड में लिखने का एक मकसद है कि इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर बना हुआ है वो कौन सा है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। शाबाश। अच्छा जी। अच्छा अगर वर्ड इस्तेमाल होते, अगर वर्ड इस्तेमाल होते, जस्ट अ मिनट, अगर वर्ड इस्तेमाल होते ऑन प्रेजेंटेशन, ऑन आपका दीदार होगा तो पे कर दूंगा, ऑन प्रेजेंटेशन का यही मतलब है कि आप प्रेजेंट करोगे तो आपको पे कर दूंगा। ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, आप मुतालबा करो, जाके प्रेजेंट करो, वो आपको गोल्ड पेश करेंगे इसके एवज। सो ऑन प्रेजेंटेशन, ऑन साइट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये बात भी समझ आ गई। सो पहले 3 लफ्जों से हमने समझा कि इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकता है और डिमांड भी। फिर देखो प्रॉमिस टू पे लिखना जरूरी नहीं है, वी आर नॉट बाउंड बाय द वर्ड्स, एसेंस शुड बी प्रॉमिस, और वर्ड अंडरटेकिंग में भी यूज, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। लो जी वापस आ जाए इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जी बेटे जी बेटे, चल मैं ऑन प्रेजेंटेशन ऑन साइट, हाँ जी ये वाला, ये तो टाइम नहीं है, हाँ ये टाइम है, सॉरी सॉरी यस। खुद बताएगा वो आपको, इंस्ट्रूमेंट बना के दे देगा समटाइम्स। ये क्रिएशन डेट है और ये मैच्योरिटी। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि वो आपको कहे यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आया, उसने कहा कि वन पार्टी मिस्टर ए इज बाउंड टू पे ऑन, से इज बाउंड टू पे ऑन 3 दिसंबर, यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, मतलब वो आपको बता रहा है कि मेच्योरिटी क्या है 3 दिसंबर को, बाकी खुद सोच लो, ये वाली डेट खुद बना लो। सो ऐसा भी होगा कई दफा, खुद बना लेना, 1 महीना रखना तो पीछे 1 महीने जाके डेट डाल दो। देखो एग्जामिनर आपको कह रहा है ये वाली डेट जो है 31 अक्टूबर है, बाकी आप अज्यूम कर लो, तो आपने अगर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देना है तो फिर आप ये वाली अज्यूम क्या करोगे, अगस्त, 3 महीने बैक चले जाओगे, वर्क बैक कर लोगे, सिंपली। बात समझ आइए। वो आपको ये डेट देके आपसे ये बनवा सकता है, ये कह सकता है अज्यूम कर लो, ये देके ये अज्यूम करवा सकता है,
वो तो एग्जामिनर पे है, वो आपसे क्या अज्यूम करवाएगा। वो यूजुअली आपसे खुद ड्रॉ करवाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर दें, टाइम डिमांड में नहीं फंसाता, क्योंकि वो कहता है आप बनाएं। और अगर मैंने कहा सेंसिबल, इज इट सेंसिबल, इज इट मेक सेंस कि आप एक प्रोमिसरी नोट को डिमांड इंस्ट्रूमेंट बनाओ, इज इट मेक सेंस? मकसद ही फौत हो जाता है डिमांड। तो वो तुमसे क्या चाह रहा है फिर? खुद दिमाग इस्तेमाल करो, टाइम बना के दो। बात समझ आ रही है? या वो यूं कह दे कि एक डेटर जो है वो अपने क्रेडिट से 3 महीने का टाइम पीरियड मांग रहा है, यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल, तो फिर आपने ये भी खुद अज्यूम करना है और वो भी खुद अज्यूम करना है। सिंपली डेट खुद अज्यूम करनी है, एग्जामिनर ने आपको ओपन कर दिया, सो ओपन राइट। हम करेंगे क्वेश्चन ऐसे, परेशान ना हो, हम ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वेग नहीं छोड़ूंगा। अभी तो आज बेसिक्स हैं, ये तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना अभी तो वर्ड्स की फेमिलैरिटी चाह रहा हूँ। कल भी सिर्फ फेमिलैरिटी देनी है, शायद परसों भी, 2-3 दिन खाली मैं शायद नोट से बाहर जाऊं ही ना, शायद, डिपेंड ऑन कि आपकी स्पीड क्या है। जी क्या मतलब? हाँ 31 अक्टूबर आ गई, हाँ मेच्योरिटी डेट। ऐसा स्टेट बैंक ने कभी आपको कहा कि 100 रुपया वापस ले लेना, दिखा के ले लेना गोल्ड, एक्सपायरी है 6 महीने बाद नहीं दूंगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहता है लेकिन डेंजरस हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहता है लेकिन डेंजरस हो जाता है, डेंजरस रिस्की हो जाता है, डिफॉल्ट कर दे बाद में पार्टी, तो इसलिए बेहतर है पहले ही मेच्योरिटी डेट पे देना। अच्छा अच्छा, ये चीज देखो, अब फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया, फिर तो देखो इसने गुड्स दी हुई हैं शेख रशीद को, और शेख रशीद ने पेमेंट करनी थी, ही वाज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ पेमेंट, ही इज मेकिंग अ डिफॉल्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली, तो डैमेजेस पे करेगा, इंस्ट्रूमेंट जाए बाहर में। देखो हमें लोग चेक देते हैं कंपनी को, और बाद में चेक में पैसे नहीं होते, ठीक है, हमें कई दफ़ा कंपनीज ने ऐसे चेक दिए कि ये लें जी पैसे ले लें, और फ़ोन करके कहते हैं सर अभी प्रेजेंट ना करना, पैसे नहीं अकाउंट में, और कई दफ़ा पैसे होते ही नहीं 6 महीने, और 6 महीने बाद वैसे ही चेक क्या हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है। सो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बेईमानी करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, बस उसने मेरी पैसे देने थे, वो इंस्ट्रूमेंट उसने दिया हुआ था वो नहीं चला, तो बस ठीक है, फिर वो डिफॉल्ट कर गया, तो हम क्या करेंगे, हम फौरन से पहले 6 महीने से पहले चेक को क्या कराते हैं, बाउंस प्रेजेंट करते हैं, बैंक वाला कहता है इनसफिशिएंट फंड बाउंस, हम उसे बाउंस चेक वापस लेते हैं, जाके केस फाइल कर देते हैं उसके ऊपर। जरूरी, लीगल केस के लिए बाउंस करवाना जरूरी है, एक दफा प्रेजेंट करना जरूरी है, ये बात भी समझाऊंगा चेक में, चैप्टर नंबर 15 में समझाऊंगा क्यों। जी कुछ समझ आई? क्लियर? क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो इस वक्त? और कोई क्वेश्चन? अभी तक क्लैरिटी चल रही है? सो कोई भी क्वेश्चन आए अजीबोगरीब पूछते जाओ, ठीक है, क्लैरिटी लेते जाओ कॉन्सेप्ट की, ताकि आगे जब मैं कंक्लूड कर दूं चीज़ें तो ऐसा ना हो कि उस वक्त लगे कि यार प्रोमिसरी नोट तो समझ ही नहीं आया था, तो अगला भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स कर देना है जो ही मैंने प्रोमिसरी नोट से अगले इंस्ट्रूमेंट में आना है। बात समझ आ रही है? तो प्लीज़ अपनी क्लैरिटी करते जाइएगा, जो जो क्वेश्चन आ रहा है पूछते जाइएगा। हाँ कुछ क्वेश्चन के आंसर में शायद मैं कह दूँ कि बेटा अभी हमने आगे पढ़ना है, तो परेशान ना हो, रोक लो क्वेश्चन को, तो उस तरह हो सकता है। चलो किसकी? हाँ मैं आज 6 महीने के बाद का प्रॉमिस कर लूँ, मैं साल बाद का प्रॉमिस कर लूँ, डिपेंड ऑन द मियाँ बीवी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है, सही बात है, पर्पस फॉत हो जाएगा अगर इसे डिमांड बनाया तो, इसलिए तो समझाया है। लॉ कहता है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट की, लॉ कहेगा इट मे बी टाइम, इट मे बी डिमांड, बट हमें पता है कि डिमांड में मकसद फौत हो जाएगा। फिर तो यार आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि आज ही ले लेना पैसे, तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्यों दे रहा हूँ, पैसे दे देता हूँ इसके बदले, इंस्ट्रूमेंट क्यों खेल रहा हूँ कि ये लो तुम पकड़ो इंस्ट्रूमेंट, अब तुम मुझे दो इंस्ट्रूमेंट। वो जितना बच्चे खेलते हैं डॉक्टर खेलते हैं ना बचपन में, तो वो वाला काम तो ना करें ना, तो वो भाई इंस्ट्रूमेंट तुम लो, अब तुम घूम के आओ वहाँ से, सामने से चक्कर लगा के वापस आओ प्रेजेंट करो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सेंसिबल नहीं लगेगा। सो इंस्ट्रूमेंट में भी टाइम इंस्ट्रूमेंट, दैट सीम्स लॉजिकल, डिमांड नहीं हो सकता। चलो जी ये बात समझ आ गई, चलो शुक्र है। अच्छा अब अगली बात, ये कंक्लूड होनी नहीं है वैसे, लेकिन चलो, मिस्टर बिलाल और हिज ऑर्डर, अभी तक हम इंस्ट्रूमेंट से बाहर नहीं गए क्योंकि हमने ये वाली बात नहीं समझी। इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है। देखो यहां से मैंने 3 लफ्जों से 4 लफ्जों से क्या निकाला,
इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। अब इन वर्ड से मैं क्या निकाल रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है। जी, अब समझते हैं ऑर्डर और बेरर है क्या। अच्छा, बेरर, वैसे बेरर समझा देता हूँ, ऑर्डर कल पढ़ लेंगे या इसको कंक्लूड मैं कल करा दूंगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? बेरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट हुआ उसी का राइट है, जिसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट हुआ उसी का राइट है। करेंसी नोट मेरे पास हुआ, करेंसी नोट नेगोशिएट नहीं है, प्लीज ये ध्यान में रखना, ये ना मेरे पे बाद में फतवे लगाए हो तुम लोगों ने। सपोज करेंसी नोट मेरे पास है 100 रुपया, तो जाके एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक लेस की चिप्स मुझे मिल सकती है, मेरा राइट है। जिसके पास है, दुकानदार कभी मेरी शक्ल देख के नहीं कहेगा तेरे पास 100 कहां से आया, तेरी 100 वाली का, हाँ 5000 की देख के शायद कह दे ये 5000 तेरा नहीं लगता मुझे, कहां से उठाया, ठीक है। लेकिन 100 वाली पे नहीं कहेगा, इतनी मेरी रिस्पेक्ट है मार्केट में। सो 100 रुपये पे मेरा राइट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर मेरे हाथ में है, मेरी पोजेशन में है, मेरे कंट्रोल में है, तो मेरे राइट्स हैं उसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट में जितने राइट्स हैं वो मेरे। लेकिन कल को गुम गया, मास को अल्लाह की जमीन से मिल गया, ठीक है, तो मास जाके जब प्रेजेंट करेगा तो वो मास से भी नहीं पूछेगा तेरे पास कहां से आया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अब इसकी पोजेशन में है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जितने राइट्स हैं वो भी मास का हक हैं, वो भी मास के राइट्स हैं। मेरी बात समझ आई है? तो अगर इसी तरह अगर करेंसी पे ये बात समझ आ गई है, तो इंस्ट्रूमेंट में बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होगा, कैसे बनेगा ये नहीं भी बात की। बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होगा कि जिसकी पोजेशन में है उसी का राइट है। कैसे बनेगा वो कल बताऊंगा, ये लफ्ज नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए परेशान ना होना कि ये लफ्ज पे बेरर हो गए, नहीं। मैंने बताया इस लफ्ज से मुझे ये समझ आ रही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी हो सकता है और बेरर भी हो सकता है। लेकिन कैसे बनेगा बेरर, किन लफ्जों का, जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा लफ्जों का इस्तेमाल, इसी तरह हम यहाँ पे भी सीखेंगे लफ्जों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। बेरर की एक एग्जांपल आसानी के लिए मैंने आप लोगों को आपको करेंसी नोट बता दी। एक और भी बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, बड़ा कॉमनली यूज होता है, क्या? चेक। चेक के ऊपर कभी जाके कोशिश करना, एक लफ्ज लिखा होता है आखिर में, और बेयरर। सो चेक भी बेयरर बनता है कि जिसके पास होगा चेक। क्यों लोग चेक, कैश का चेक नहीं देते? क्योंकि होता है कि अगर सलमान की पॉकेट से वो चेक गिर गया और मास को मिला, तो मास जाके कैश पेमेंट ले लेगा और बैंक रिफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है उसी का हक बन जाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट बेयरर कैसे बनेगा वो भी सीखेंगे चैप्टर नंबर 15 में। वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, कौन सा चेक पे बात लिखनी है तो वो बेरर होगा, नहीं लिखेंगे तो बेरर खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें सीखेंगे, परेशान ना हो, सब कुछ सिखा के भेजूंगा, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट इज कि जनाबे वाला बेरर वो इंस्ट्रूमेंट है, अभी सिर्फ इतना सिखाया है, बेरर वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी पोजेशन में हो उसी का राइट बन जाता है, उसी का राइट है जो उस इंस्ट्रूमेंट में छुपे हुए हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट में राइट होते हैं, ये हमने समझ लिया। जिसमें एक करेंसी नोट है उसके अंदर राइट्स एम्बेडेड है। क्लियर? अल्लाह ताला आप सबको समझ फरमाए। मैं एक